अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही। मैंने माइक ऑफ किया हुआ था, इसलिए आपको जो है वो आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ पे उस्मान साहब का एक क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने एक क्वेश्चन रेज किया था कि एक इंसान अगर किसी इशू का शिकार है और वहां पे इश्यूज आ रहे हैं और हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारी लाइफ किस तरह की। तो उस्मान साहब ने जवाब दिया कि उसको अवॉइड करना चाहिए। अब ध्यान आइडिया क्यों नहीं हो। अवॉइड भी नहीं होता ना, मसला तो ये है। अवॉइड। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या बात है यहाँ। अवॉइडेंस एस्केपिंग। यहाँ पे पता है क्या बात है। हम असल में अपने ट्रॉमा को जब तक हील नहीं ना करते, हीलिंग से मुराद होती है कि जख्मों का भरना। आप अगर अपने ट्रॉमा को हील नहीं करेंगे, उसी ट्रॉमा के अंदर मौजूद रहेंगे, वो इंसान जब जब आपके सामने आता रहेगा, आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। आपको वही इमोशंस, आपकी फीलिंग्स फिर से डिवेल्प हो जाएंगी। आपको ऐसा महसूस होगा उसने जो मुझे तकलीफ दी थी, वो तकलीफ आपको दोबारा से रिकॉल होना स्टार्ट हो जाती। अब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम क्या काम करते हैं, हम लोगों की वो जो ट्रॉमा होता है, जो उसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, हम उस इंसान को उस ट्रॉमा से बाहर निकाल देते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज और डिफरेंट साइकोथेरापीज के योर जरिए से। वॉइस इज इंटरप्टिंग। मेरी आवाज, एक मिनट में दोबारा से चेक कर लेती हूँ, एक मिनट। अब आपको मेरी आवाज क्लियर है? यस, ओके, इट्स क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि आपका जब वो ट्रॉमा हील हो जाता है ना, फिर आपको उस, जो आपका गम, जो तकलीफ होती है, आपके जो उसके इमोशंस होंगे वो टोटली खत्म हो जाएंगे। हम अपनी जिंदगी के बैड एक्सपीरियंसेस को कभी भी नहीं भूलते। अगर कोई इंसान कहता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ईसीटी के थ्रू होता है, यानी कि बिजली के झटके जिन लोगों को लगते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि इंसान की जो लाइफ का वो टाइम पीरियड होता है ना, जो बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा होता है, उसको उसकी लाइफ से रिमूव कर दिया जाता है, उसकी मेमोरी से। वो इंसान को भूल जाता है। लेकिन साइकोथेरेपी ये करती है कि साइकोथेरेपी आपको हील कर देती है, आपके उस ट्रॉमा से निकाल देती है। आपकी जिंदगी में वो ट्रॉमा, वो इंसान, सब चीजें मौजूद रहती हैं, लेकिन वो जो फीलिंग्स और आपके इमोशंस है ना, जो आपको तकलीफ में लेके जाते हैं, वो आपकी खत्म हो जाती है। आपको ये चीज समझ आ जाती है कि इस इंसान ने अगर मेरे साथ में किया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजूहात थी। अब यहाँ पे बहुत सारी बात ऐसी होती है कि जब मैम, लोग आपकी हमें, आवाज फिर इंटरप्ट हो रही है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, बट जबकि मेरा वाईफाई बिल्कुल ठीक है।
मेरी तरफ वाईफाई का भी कोई that इशू the नहीं है। government has installed firewall तो इसमें ये चीज होती है। उसकी वजह जब से शायद। आपकी तरफ उस्मान साहब, जब आपका वो ट्रॉमा, आपके भाई का, आपकी लाइफ का इवेंट हील हो जाएगा ना, तो आपके लिए ये सिचुएशंस इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगी। आपको फिर उनके साथ में सरवाइव करना आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने उनके साथ में मूव ऑन करना है। रीजन ये होती है कि हम जब एक इंसान को समझ रहे होते हैं ना, कई बार हमारे सोचने का जाविया ही गलत होता है। अब जैसे कभी लोग कहते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ में टॉक्सिक बिहेवियर शो करते हैं, हम फिर उस इंसान के पेरेंट्स का बचपन देखते हैं, एनालिसिस करने की तरफ चले जाते हैं कि उनके पेरेंट्स का जो ट्राइब था वो कौन सा था, उनके पेरेंट्स उनके साथ में अब्यूजिव तो नहीं थे। तो जब मैम उनको इस आपकी बात, आवाज कट रही है। आप कोशिश करें आप ना, मेरी आवाज नहीं कट रही, यहाँ पे माइक जो है वो टोटली बिल्कुल सही जा रहा है और मेरा वाईफाई बिल्कुल मैम सही देखें, चल रहा बाकी है। लोग भी कह रहे हैं, आवाज बीच अ, बीच में मिस हो जाती है। मैं ना एक बार दोबारा से, क्या कहते हैं, मैं करती हूँ, 1 मिनट बस रुक जाए, मैं दोबारा हैंड फ्री लगा दूँ। अब आप बताएं, अब आपको मैम आवाज ठीक कोशिश आ रही किया है? करें। हाँ, अब आवाज सही आ रही है। कोशिश करें ऑडियोनिक के हेडफोन्स ले लें, वो अच्छे। चलें ठीक है, बट जो मेरी हैंड फ्री है ना, वो भी क्या कहते हैं गेमिंग वाली है, वो सिंपल हैंड फ्री नहीं ओके। है। इतना मुझे भी आइडिया है। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी चेक करेंगे एक्चुअली ना, मैं तब आपको सारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो क्लियर वॉइस में सुनाई देगी, क्योंकि मैं एक बार चेक भी करती होती हूँ अपनी जो रिकॉर्डिंग होती है, मैं खुद भी एक्चुअली सुनती मैं ना अमेजोन का अमेजोन की मार्केटिंग करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट। हूँ। चलें ठीक है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ओके। चले उस्मान साहब की तरफ हम लोग वापस जाते हैं। तो उस्मान साहब, यहाँ पे ना हमें उस इंसान का सिनेरियो चेक करना पड़ता है कि उस इंसान की लाइफ में भी कोई इवेंट्स तो ऐसे नहीं ना हुए जिसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हुई। अगर हम उसकी लाइफ को आपके सामने ला के रख देंगे ना, फिर आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि इसकी लाइफ के कोई ट्रॉमा हो जिसकी वजह से मेरे भाई ने मेरे साथ में ऐसा किया। जब आप उसकी सिचुएशन को उस पॉइंट के ऊपर खुद को रख के देखना स्टार्ट कर देंगे ना, फिर आपका वे ऑफ परसेप्शन जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको खुद से नहीं कर सकते हैं तो आप इसको हमारे थ्रू करवा सकते हैं। अब ये तो ऐसे रिश्ते हैं ना जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिनसे हम दूर नहीं जा सकते हैं। अब भाई बहन का रिश्ता तो इसी वजह से होता है ना कि वो आपको सपोर्ट फराहम करता है। वो आपको इसलिए तो नहीं ना कि हम अगर ये कहें कि अगर बहन भाई इस तरह के हो गए हैं, तो कई बार हमें अपने रिश्तों की खातिर झुकना भी पड़ता है। अगर हम झुक जाते हैं, किसी को माफ कर देते हैं, तो जिंदगी में हमारे लिए ही आसानियां आती हैं। पहल करने में देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको, मैम जी, मैम उसकी तरफ से क्या ट्रॉमा होना है, उसको मैंने सपोर्ट किया। मुझे मैं कहता था कि जानती बिजनेस हूँ। करना है। मुझे कहता बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे, ये है वो है। मैं पैसे भेजता रहा, वो वहां पे अयाशियां करता रहा। ठीक है। मैं मैं आपकी बात को बारहा जानती कहा हूँ। कि ये धोखा कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, ये कुछ भी नहीं करेगा। अम्मी को वहां पे ब्लैकमेल कर लेता था। अम्मी सादा औरत थी, वो मुझे बार बार कहती थी इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। मैं अम्मी को बार बार कहता था धोखेबाज है ये, कुछ नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि मतलब वो उसने अयाशियां की। एक दफा तंग आके मैंने जो है ना कहा कि भाई तू जान छोड़ मेरी बस। आपके भाई को मेंटल डिसऑर्डर है तो के लिए आपने पैसे उसको भेजे, 7 लाख ट्रीटमेंट रुपया करवाया? भेजा। हम्म। नहीं, ट्रीटमेंट तो मैम उसको करवाया ना जो समझे कि उसमें मसला है। जो ये समझे कि मैं फंदे खाऊं, मुझे हर चीज जो है ना मैं नहीं गलत हो सकता, उसको क्या ट्रीट करवाएं। मैम आपने मैम बताया एक्चुअली था ना उस्मान भाई कहना ये चाह रहे हैं कि उनके भाई को इंसाइट ही नहीं नार्सिस है कि वो वो नार्सिस्टिक है, गलती कर रहा है। नार्सिस्टिक है उनका। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी की नार्सिस्टिक टाइप है। पर्सनालिटी है, मैं ऑलरेडी, हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, मुझे पता है इनके भाई के बारे में। तो आप यहाँ, ये
7 हम्म। लाख हज के लिए भेजा सिस्टर्स को, जो जाना चाह रहे थे। इसने क्या किया, इसने अम्मी को बता दिया। अम्मी ने कहा नहीं जाना, उसके जहेज के लिए करेंगे। ठीक है, हम्म। मुझे फौरन पता चल गया क्योंकि 7 लाख उसके बैंक अकाउंट में था। मैंने सर पे हाथ मारा, मैंने कहा ये मेरा 7 लाख गया। हम्म। मैंने को दे दो, इसने बिजनेस करना। मैंने कहा ये जाया करेगा, ठीक है। चल सकता। वही हुआ। वो एक आधा इधर कोई कारोबार का वो बहाना बूना किया, सारे पैसे उड़ा दिए, और वो जो है बस खत्म। तो इस तरह उसने बहाने बहाने, सैलरी अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। ये इस माइंड सेट क्या आप उस ऐसे बंदे को क्या। और ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसे अब्बू ऑफिसर थे, ठीक है, और वो सबको सपोर्ट करते थे, ऐसा नहीं है, सबको पढ़ाया लिखाया। अब्बू मुझे 10,000 भेजते हैं, मेरे पास खर्चा नहीं है, कारोबार करते हैं, यूं करते हैं, इतना मतलब बहुत कुछ है बताने को। हम्म। बेहतर यही है कि अगर आपके मैं लिए सात ये, आठ करोड़ रुपए का मालिक होता। चले कोई ना, जिंदगी में अल्लाह इसका बदल अजर आपको आपका भाई नहीं देगा, इसका अजर आपको अल्लाह तो जरूर देगा ना। आपकी की हुई नेकियां, इसका अजर आपके लिए सेफिंग है, एक सेफ चीज है। अगर आपके लिए ये चीज डिस्टर्बिंग है और आपके लिए ये ट्रॉमाटाइज है कि आप इसको हील नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कुछ सेशंस लें, ताकि आप जो है अपनी जिंदगी के इस मामले से निकलें। आपको ये चीज, और ये चीज बहुत ज्यादा लोगों को पिंच करती है कि आप तो, आपके साथ में इतना हुआ ना, लोगों को ये चीज जिंदगी में बहुत ज्यादा पिंच करती रहती है कि मैंने फलाने बंदे के साथ में इतना अच्छा बिहेवियर रखा, इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ में क्या किया। ये चीज आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रहती है और इस चीज में होती है। और दूसरी बात ये, आपको जब पता है कि आपका भाई नार्सिसिस्टिक है और इस तरह की सिचुएशंस हो जाती हैं, तो आप कोशिश किया करें जितना, यानी कि अवॉइड से मुराद, आपको पता है कि नार्सिसिस्टिक के लोगों को रिजेक्शन बहुत बुरी लगती है, उनको ना कहा जाए। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि उनको रिजेक्ट करें। कोशिश करें उन्हें इस चीज के लिए आहिस्ता 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 उनके ब्रेन की जो है वो आप वॉशिंग करना स्टार्ट करें। उनकी फैमिली उस चीज के ऊपर, वैसे तो ये चीज होती है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जो होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, इनके साथ में आपको अपनी बाउंड्रीज ही सेट करनी पड़ती है। ये वैरी करती है पर्सन के ऊपर कि आप जो है जिसके साथ में मौजूद है वो नार्सिसिस्टिक है या नॉर्मल है। अगर नॉर्मल पर्सन है तो फिर तो हम डेफिनेटली उसको यही कहेंगे कि उसके साथ में अपने आप को इंगेज करे, अगर उसको आप माफ कर देते हैं और वो दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। बट अगर नार्सिसिस्टिक की तरफ चला जाएगा तो आपने वहां पे अपनी बाउंड्रीज ही क्रिएट करनी। आपने उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना, आपने उसको रिजेक्ट ही करना होता है। सही। और दूसरी बात ये, आप जितनी ज्यादा इस चीज की टेंशन लेते रहेंगे ना कि उसने, जिंदगी एक चीज समझे, माजी जो है ना वो माजी गुजर गया है। आपको आपके माजी के ऊपर पछतावा होता है ना कि मैं 7-8 करोड़ जो है वो अपना तबाह बर्बाद कर चुका हूँ। आपके सोचने से क्या आपका 7-8 करोड़ वापस आ जाएगा? नहीं। नहीं ना आएगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं तो क्या आप और ज्यादा पैसा बना लेंगे? नहीं। तो पैसा बनेगा कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली दूसरा काम आना स्टार्ट हो गई है। आ गई है ना? तो अगर आप जी। इसको सेव करेंगे तो आपके कुछ सालों के बाद इतना पैसा फिर से बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन फिर जाएगा। टेंशन किस बात की? ये पैसा, आ, एक और बात भी मैं आपको ये बता दूं, जो हमारे नसीब में लिखा नहीं ना है, आपके ये पैसे जाने थे ना, आपके ये पैसे किसी और वे में भी जा सकते थे। अल्लाह ना करता आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती जिसकी अल्लाह जो है वो कोई ऐसा, आप उससे निकल ही ना पाते, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता, आपके घर में कोई ऐसा मसला हो जाता, कोई बीमारी पड़ जाती, आप उसके इलाज में जो है वही सारा पैसा लगा देते। जिस चीज ने जाना है ना, हम उसे रोक नहीं सकते हैं।
अगर नुकसान हमें ऐसा लग रहा होता है कि जब लोगों को नुकसान होता है ना, वो समझते हैं कि जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है। आप कभी ये सोचें सही कि क्या पता कि इससे बड़ा अगर नुकसान हो जाता तो सही। फिर आप वहां पे खुद को काबू कर सकते हैं। ठीक है। जी। मैम मैं आई समथिंग। जी सलाहुद्दीन बोले। यार आप क्या है, आप होस्ट कर रही हैं, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें। आप कर सकते हैं। उस्मान भाई के लिए सजेशन है कि भाई मैम का जो ओवरऑल जो कहने का मतलब है वो ये है कि कीप योर सेल्फ बिजी, मतलब अपने आप को बिजी रखेंगे ना तो वो वो खुद ब ऑलरेडी खुद बहुत अवॉइड हो बिजी जाएंगे। है सलाहुद्दीन, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, वो बाहर बैठे हुए हैं। ओके। वो जी। तो मुझे अंदाजा हो गया था कि बाहर बैठे हैं। चलें भाई आपको अंदर। मैं और मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, चाइना में एपी बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। और जबरदस्त। अभी जो है वो कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की है। मेरा अपना जबरदस्त यूट्यूब चैनल माशाल्लाह। भी है, व्लॉग्स भी चलें बनाता ठीक हूँ। है ठीक जबरदस्त। है। अब तो हम बस फिर जाते तो हैं। आप टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम्म, बहुत शुक्रिया। चलें अब आगे जाते हैं। हमने कौन कौन सी ऐसी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करनी है जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न। जैसे ही आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई ख्याल आता है तो आपने उसके अल्टरनेटिव थॉट्स जो है वो जनरेट करने होते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जब आप उसके पॉजिटिव के साथ में उसको एक्सचेंज कर लेते हैं तो फिर आपके पैटर्न्स जो है वो टोटली चेंज हो जाएंगे और आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। आप मूव ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको पता चल गया कि अभी मुझे सोचे आने लग गई, आप फौरन से उठ जाए। हम लोग कहते हैं इमोशंस जो होते हैं ना, यहाँ पे इमोशंस की मैं बात करती हूँ। रिसर्चर्स ये कहते हैं 11 से 12 मिनट तक इमोशंस होते हैं, जबकि आपके इमोशंस जो है वो एटलीस्ट 21 मिनट तक रहते हैं। 21 मिनट तक आप सेम इमोशन की हालत में रहते हैं। अगर आपको गुस्सा आया है तो आप 21 मिनट तक गुस्से की हालत में रहते हैं, अगर आप उसके दरमियान में किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेते हैं देन। लेकिन अगर आपने किसी भी तरह का कोई एक्शन ले लिया तो उससे ये होगा कि आपका जो है, 1 मिनट जरा रुक जाए। तो उससे ये होता है कि फौरन से आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। आपने फौरन अगर बैठे हैं तो आप मूव ऑन कर लें, आप वहां से उठ जाएं, अपने आप को बिजी कर लें, किसी और चीज में इंगेज कर लें। आपका फोकस नहीं होना चाहिए आपकी उस सोच के ऊपर। अगर आप यानी कि ओवर थिंकिंग वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे आपने उसके ऊपर आपको कोई ख्याल आया और ख्याल के ऊपर आपने अटेंशन दी है, अटेंशन देने के बाद आप उसको रिपीटेटिवली सोच रहे होते हैं। जब आप रिपीटेटिवली उसको सोचने लग जाते हैं तो वो फिर ओवर थिंकिंग में चली जाती है और आपने उसको वहां से डिस्ट्रैक्ट करना है। आपने ये चीज देखनी है कि कौन सी बात है जो आपके माइंड में जो है वो स्टक हो रही है। आपने उसको जो है वो चैनलाइज करना है अपने डिफरेंट थॉट के साथ में। आप उसको पॉजिटिव वे के साथ में, अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैंने किस तरह से करना है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसको पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने अंदर जो है वो उसकी इंसाइट पैदा करेंगे और देन फिर आप उसको जो है आगे फर्दर लेके जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही। और दूसरा आपने कोशिश करनी है कि आप जो अपना फोकस रखेंगे वो रखेंगे फोकस आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। मसले को सोचने की बजाय मसले को हल करने के बारे में सोचेंगे। जब आप मसले को हल करने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको डिफरेंट वेज नजर आने लग जाएंगे। जैसे आपको पता है कि मैंने सुबह यूनिवर्सिटी जाना है और यूनिवर्सिटी के लिए मैंने उसकी प्रिपरेशन जो है वो रात को कर लेनी है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन रात को नहीं करेंगे तो सुबह को हो सकता है कि लाइट ऑफ हो जाए।
कोई इशू हो जाए, आप अगर उसके बारे में सोचेंगे, बजाय आप मसले के बारे में सोचें, आप उसके अल्टरनेटिव उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, तो आपकी जो है 50% आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। आप अपने थॉट्स को चैलेंज करते हैं। थॉट को चैलेंज किस तरह से किया जाता है? हम हमेशा एक इंसान को सीबीटी के थ्रू थॉट्स को चैलेंज करना सिखाते हैं। थॉट को चैलेंज करने के लिए आपने लिखने होते हैं, अपने जितने भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप लिख लेते हैं। नेगेटिव थॉट्स को लिखने के बाद आप ये करते हैं कि आप उसके अल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट्स जनरेट कर लेते हैं। जब आपने पॉजिटिव थॉट उसके लिख लिए, फिर उसके बाद आपका थर्ड पैटर्न होगा कि आप कौन सी ऐसी न्यू स्किल्स को स्टार्ट करेंगे जिसके थ्रू आप जो है अपने उस प्रॉब्लम को बेहतर बना सकते हैं। न्यू स्किल से मुराद है कि आपने उस सोच को खत्म करने के लिए उसकी जगह कोई और काम करना है। लाइक अगर आपको लगता है कि मैं एक जगह के ऊपर स्टक हो जाता हूँ, तो आप कोशिश करेंगे कि आप जो है उसको स्टार्ट करेंगे। लाइक बुक रीडिंग स्टार्ट कर दी, कोई एक्टिविटी आपने स्टार्ट कर ली, किसी काम में अपने आप को इंगेज कर लिया, कोई न्यू बिहेवियर आपने स्टार्ट कर लेना है, ताकि आपका माइंड वहां से डाइवर्ट हो जाएगा। शेड्यूल टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, आप ये देखेंगे कि आपका कौन कौन सा टाइम है और कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है। आपने अपने टाइम को इंगेज करना स्टार्ट कर देना है। आपकी माइंडफुलनेस की स्किल होती है। माइंडफुलनेस ये होता है कि माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके थ्रू हम किसी इंसान को उसके प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाते हैं। फर्स्ट पे आपने अपनी सेंसेशन को यूज करना होता है। सेंसेशन को आप यूज करते हैं, आप इमेजिन करते हैं, आप अपने आप को, यानी कि आपकी 5 सेंसेशन है: टच, स्मेल, विजुअलाइज, ऑडिटरी, टेस्ट, लिसनिंग। ये सारी आपकी यानी कि 5 है। अब आपने इसको परसीव करना होता है, अपनी विजुअलाइजेशन करनी होती है, आपने खुद को रिलैक्स करके बैठना होता है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके अपना फोकस आपने रखना होता है। वो चीजें जो आपकी पसंद की होंगी आपने जो है उसको इमेजिन करना है। जब आप उसको इमेजिन कर रहे होंगे, डेफिनेटली अब वो चीजें जो मुझे खुशी देती हैं, जो मुझे सुकून दे रही हैं, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं तो मैं उससे बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाऊंगा। फिर उसके बाद आपने ये करनी है कि आप सर से लेकर पांव तक अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को टच करते हैं। आपने अपनी बॉडी को टच किया, आपने हेड को, अपने हेयर को, अपनी आईज को, अपनी आईब्रो को, हर चीज को आप टच करेंगे। आप फील करेंगे कि लाइक समथिंग एल्स, मेरी बॉडी में कुछ है, मुझे अल्लाह ताला ने कुछ बनाया है। अगर एक इंसान फिजिकली तौर पे बिल्कुल फिट है, तो जब वो अपने जिस्म को जो है वो हाथ लगा के चेक करना स्टार्ट कर देता है, तो वो इंसान बहुत ज्यादा रिलैक्स हो रहा होता है। उसे ये पता चलता है कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी में, उसके जिस्म में कौन कौन सी चीजें ऐड की हैं। और मोस्टली लोग ऐसे मैंने देखे हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि उनके हाथ पैर, उनकी आंखें, उनके कर्व, उनकी आईब्रो, उनके लिप्स किस तरह के होते हैं। जब हम लोगों को ये चीज करवा रहे होते हैं, तो जब वो अपनी बॉडी को टच करते हैं, फील करते हैं, देन उन्हें पता चलता है कि मेरे जिस्म में कौन कौन सी चीजें हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। मेरे अपने हेयर है तो हेयर कुछ थिकनेस है, सॉफ्टनेस है, रफ है, रूड है, किस तरह के है, उसकी आईज के कर्व कैसे है। वो जब उसको महसूस करता है तो डेफिनेटली एक इंसान प्रेजेंट में आ जाता है। आप ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जो लोग जितने भी इस मीटिंग में मौजूद है वो जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इसकी सही से प्रैक्टिस कर लेंगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएंगे। एक इंसान को 3 से 4 घंटे तक रिलैक्स करने के लिए काफी होती है। इसका थर्ड वन स्टेप आता है ग्रेटिट्यूड, यानी कि आप शुक्रगुजारी करते हैं। आपने, अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी आपको नेमतें दी हैं, आपने उसकी लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद अपनी एक एक ब्लेसिंग्स के ऊपर आप अपने आप को हील करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि मेरे रब ने मुझे सब कुछ अता किया है, ये मेरी नेमतें हैं। खाने को, पीने को, सर, छत, हर चीज आपने जो है वो काउंट करनी है और आप उससे खुद को रिलैक्स करते हैं। चेंज टू चैनल, जिंदगी में आप अगर एक चैनल चल रहा है, यानी कि
चेंज टू चैनल से मुराद है कि अगर आपका एक सिनेरियो है जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो इसी तरह से आपकी जिंदगी में प्रेजेंट मूवमेंट, अच्छे मूवमेंट भी होंगे, प्लेजेंट मूवमेंट्स भी होंगे, आप उसको याद कर सकते हैं। आपने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है। हमारी होती है ब्रेन की प्रोग्रामिंग। अब जो लोग किसी मसले के साथ में आते हैं ना, यानी कि लोग अपने ज़हनी और नफ्सियाती मसलों के साथ में आए हैं, तो हम उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको एक चीज आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करता चला जाएगा बंदा, उसकी प्रोग्रामिंग होगी, वो हेयर एंड नाउ के पॉइंट में आ जाएगा। जब उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी तो वो इंसान अपनी लाइफ में चेंज को भी एक्सेप्ट कर लेगा और वो हर तरह की हर्डल्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। हम लोगों को उनकी जिंदगियों के मसलों से नहीं निकालते हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ उनको जो है वे बताते हैं। जब एक इंसान जिंदगी में, हमारी साइकोथेरेपी में एक मेन टर्निंग पॉइंट होता है जहां पे एक इंसान को ये इंसाइट डेवलप हो जाती है कि मैं लोगों को नहीं बदल सकता हूँ, मैंने खुद को ही तब्दील करना है, हमारा 70% क्लाइंट रिकवर होगा। हम उसके लिए सिर्फ अब एक, यानी कि एक चीज बताने के लिए होते हैं, हम एक टूल हो सकते हैं। फिर वो खुद इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और हमारा सिर्फ 30% होता है कि हम उसकी रिकवरी को चेक करेंगे कि कितनी देर तक वो रिकवर रहा है। फिर उसके बाद हम उस इंसान को जो है वो टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेशन भी हम इस तरह से नहीं करते हैं कि टर्मिनेट ऐसे ही किसी इंसान ने कह दिया कि मैं जो है वो अपने मसले से बेहतर हो गया हूँ, और हम उसको कहते हैं कि नाउ यू आर फ्री, हमारी तरफ से आप जो है वो बिल्कुल फ्री हो गए हैं। हम ऐसे टर्मिनेट नहीं करते हैं। टर्मिनेट को इस तरह से किया जाता है। अब शायद आपको आवाज मेरी ज्यादा बेहतर आ जाए, स्पीकर क्योंकि मैंने इसका फुल कर दिया। तो टर्मिनेशन में ये चीज होती है कि हम एक इंसान से अब पूछते हैं सही आ रही कि आपको इमोशंस रेगुलेट करने आ गए हैं, इसके अलावा उसको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ गया, उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, उसे कॉपिंग स्किल्स आ गई हैं, उसे ये पता है कि अपने आप को मैंने किस तरह से रिलैक्स करना है। वो सारी चीजें जब उसको आ जाती हैं और हम उसे पता, उससे हम पूछते हैं इस चीजों के बारे में, जब वो हमें बताता है कि हाँ अब मुझे ये सारी आ गई हैं, तो हम उससे पूछते हैं अब ये बताएं कि आप जिस इशू के साथ में हमारे पास आए थे कि आपका वो इशू रिजॉल्व हो गया। तो वो कहता है हाँ जी, अब मुझे ये सिम्टम्स नहीं है, मेरी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो गई है, अब मैं चीजों को महसूस कर सकता हूँ, हैप्पीनेस मुझे महसूस होती है। तो वो इंसान फिर रिकवर कर जाता है और हम उसको टर्मिनेट करते हैं। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज इंस्टेंट, अगर आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। लंबे गहरे सांस लेने होते हैं आपने। आपने इनहेल करना होता है अपने नाक के जरिए से और एक्सहेल करना है आपने मुंह के जरिए से। जब आपने नाक से लंबा सांस लेना है तब आपने उसको जो है वो रोकना है। ठीक है, यानी कि आप इनहेल प्रोसेस में ये होगा कि आप जो है अपनी सांस को रोकेंगे मुंह के जरिए से, जब अंदर लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आपने 2-3 सेकंड के लिए रोका और फौरन से अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल देना है। अभी मीटिंग एंड हो जाएगी, आपने इसको रीज्वाइन करना है उसी लिंक के साथ में, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्लोज योर आईज। ये डीप ब्रीथिंग का प्रोसेस ये होता है कि आपने अपनी लंबी गहरे सांस जब लेने होते हैं तब टोटली अपने जिस्म को ढीला छोड़ना होता है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, आप उसको ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ने के बाद आप जो है वो इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, आपकी आंखें जो है वो बंद होनी चाहिए। इनहेल करते हैं हम फ्रेश एयर को, और एक्सहेल जो हम कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस वगैरह होता है, वो हम एक्सहेल कर देते हैं अपने मुंह के रास्ते से। फाइंड अ डिस्ट्रैक्शन, ये ऑलरेडी हमने पीछे जो है वो पीछे कर लिया था। लुक एट अ बिग पिक्चर। तीन चीजें होती हैं, यानी कि अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने मसले को, जो आपने बहुत छोटे सिनेरियो में चेक कर रही है, आपने उसको जो है एक बड़े सिनेरियो में चेक करने की कोशिश करना। यानी कि आप उसको एक बड़ी, जैसे एलसीडी के ऊपर हम किसी चीज को जब देखते हैं, ये 40-50 इंच की जो एलसीडीज होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें हमारे बहुत अच्छे से नजर आ रही होती है। बट अगर वही जो है हम 10 इंच की अपने लैपटॉप के ऊपर चीजें मैं देखूंगी तो चीजें मुझे छोटी छोटी नजर आएंगी। तो आपने कोशिश करनी है जो अपनी प्रॉब्लम है अपने माइंड में उसका जो आपने स्केच बनाना है वो आपने बड़ा बनाना है।
तो जब आप उसके स्केच को बड़ा बनाएंगे तो आपको चीजें क्लियरली नजर आएंगी। आपने उसका पॉजिटिव डायरेक्शन भी रखनी है, आपने उसकी नेगेटिव डायरेक्शन भी रखनी है। अगर आप एक चीज को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपकी लाइफ किस तरह की होगी, और अगर आप उसी पॉइंट को जो है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब आपकी लाइफ किस तरह की हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जब आप चेक करेंगे और आप इसको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के थ्रू चेक करेंगे तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि मेरे लिए जो फायदा है वो मस्बत सोच में है, मस्बत ख्याल में है। तो आपको जिसमें फायदा लगेगा आप उसको पिक कर लेंगे, और जिस थॉट को आप पिक करेंगे वो आपका बिहेवियर बन जाएगा। अपने आप को एक्नॉलेज, एक्नॉलेज योर, एम्बैरस योर फियर। अपने खौफ को चैलेंज करना होता है। आपका खौफ आपके अंदर मौजूद होता है, आपका खौफ आपकी बनाई हुई सोचों के नतीजे में आता है। जब आप अपने फियर को चैलेंज करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप्स की न्यू जर्नी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, आप न्यू प्लानिंग करते हैं, आप उसके ओवरकम करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाएंगे। आपने अपने फियर को चैलेंज करना, आपने कभी भी अपने फियर से फ्लाइट मोड पे नहीं जाना, आपने हमेशा अपनी जिंदगी में फाइट मोड को ऑन रखना है। जो बंदा अपनी जिंदगी में फाइट मोड को ऑन रखता है वो कभी भी जिंदगी में हारता नहीं है, और नाकाम भी हो जाएगा तो भी कोई मसला नहीं है, वो अपनी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। जिशान कोई मसला नहीं है, आपके आंसर क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट मीटिंग होगी तो आप इजीली जो है वो आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टार्ट जर्नलिंग, लिखना स्टार्ट कर दे। मैं कल रात एक रिसर्च पढ़ी, कल रात नहीं कल मैं डे में एक रिसर्च पढ़ रही थी। जब मैंने अपनी, मैं किसी भी काम को करने से पहले रिसर्चेस पढ़ती हूँ, मेरा ये काम है। तो मैं कल एक रिसर्च पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था जब बंदा रात को सोता है ना तो उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ होता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो हमारे सजदे की जगह होती है ना, ये हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब ये चीज जो है ये क्रिएटिव ब्रेन की तरफ हमारी लेके जाती है, यानी कि राइट हेमिस्फीयर के साथ इसका कनेक्ट होता है। फ्रंटल कॉर्टेक्स जब एक्टिव हुआ होता है ना, वो कहते हैं कि अगर आप इस टाइम अपनी लाइफ के गेम्स, अपनी गोल्स को लिख रहे होंगे ना तो वो फौरन से आपका जो अनकॉन्शियस होता है ना वो उस टाइम अवेयर होता है, और वो फौरन से आपके जो है सबकॉन्शियस में उस पैटर्न को बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आप यानी कि अगर रेगुलरली बेस के ऊपर अपने प्लानिंग्स को, अपनी स्ट्रेटजीज को, अपने गोल्स को, अपने प्रॉब्लम्स को लिख रहे होंगे और उससे निकलने की कोशिश के बारे में सोच रहे होंगे तो आप उसको बहुत अच्छे वे में बेहतर बना सकते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि रात को, बहुत सारे लोग थे जो पहले अपनी जिंदगी में डायरी लिखते होते थे। कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती थी डायरी लिखे बगैर, अब तो लोग डायरी लिखते ही नहीं है, अब तो लोग बुक्स भी नहीं पढ़ते हैं। जब आप लिखते हैं ना तो आपकी, अच्छा एक चीज ये भी है कि आप, आपको पता है कि ये जिंदगी का एक सैड मोमेंट है, या ये चीजें, ये सोचे मुझे बहुत ज्यादा तंग करती हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उन सोचों को लिखें और लिखने के बाद आप या तो उस पेपर को फाड़ दें, या फाड़ने के बाद आप जो ये कर सकते हैं कि आप जो है उसको जला भी सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि मैंने जो है वो जलाया था और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो जो तकलीफें थी वो उसके साथ में जल गई। ये भी आप कर सकते हैं। लिव इन अ प्रेजेंट मूवमेंट, वो आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में किस तरह से रह सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है तो आप उसके लिए अपने किसी भी काउंसलर की, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। जिंदगी में मसले होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर हम अपने मसलों को हल करने के बारे में सोचेंगे तो हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये थी हमारी आज की मीटिंग जिसको मैंने बहुत अच्छे से मैम डिफाइन आज करने की कोशिश की है। लास्ट पे मैं एक बात करना चाहता जी करें। हूँ। आपने कहा है कि आजकल कोई बुक्स नहीं पढ़ता और डायरी नहीं लिखता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे इतनी अक्लमंदी की बातें मिल जाती हैं, तो इसलिए शायद कोई नहीं पढ़ता बुक्स। मैं आपको सलाहुद्दीन यहाँ पे एक बात बता देती हूँ। जो किताबें होती हैं ना, किताबें जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इंस्टाग्राम एक आपके जहन में, इंस्टाग्राम कोई कंट्रोलिंग एक वो नहीं है ऐप। आप एक स्क्रीन देख आपके रहे हो, स्क्रीन, स्क्रीन जब हम लोग देख रहे होते हैं एक टाइम में, आप जो है वो नाच सुन रहे हो, विद इन सेकेंड में आपके सामने गाना आ जाता है, विद इन सेकेंड में आपके सामने जो है वो इस तरह की उदासी वाली सोचें आ जाती हैं, उदासी वाली ये पोइट्री आ जाती है। तो क्या आप एक तरफ फोकस कर सकते हो? होगा।
तो जब आपका फोकस एक चीज के ऊपर नहीं रहेगा, मल्टी डायमेंशन में आप सोचने लग जाओगे, तो वहां से आपको क्या चीजें मिलेंगी? मैं वैसे एक बात है और कि अब जब से एआई आई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप जिस तरह की चीजें देखते हैं ना, तो वो उस तरह की आपको दिखाता है। नहीं, ये अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ सलाहुद्दीन। ये होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यानी कि जो मैं, जैसे अभी मुझे जरूरत है, मुझे एक मसला आ जाता, मुझे शॉपिंग करनी है, सिंपल सी बात है, मैं चाहती हूँ कि मैं यानी कि समर विंटर के जो है वो ड्रेसेस लूँ, या मैं कोई शॉपिंग करना चाहती हूँ, मैंने ये सोचा है। अब सोचने के बाद मैं जब फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर चली जाऊंगी, तो फौरन से मेरे सामने ब्रांड्स की जो है वो स्पॉन्सरशिप होना शो हो जाती है। यानी कि जो हम सोच रहे होते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हमें जो है वो दिखने लग जाता है। ये एआई के थ्रू नहीं होता है, ये बहुत देर से है, आप जो सोचते हो वही चीजें आपके सामने आती हैं। और एआई जो है ना, जहाँ पे एआई का आपको फायदा हो रहा है, आपको पता है एआई का पर्पस जो है वो लोगों को रियलिटी से कट ऑफ करके एक यानी कि टेक्नोलॉजी के थ्रू कंबाइन करना है। आप यानी कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी में इंगेज हो यस। रहे हो, जितना ज्यादा आप पैसा कमा रहे हो, जितना ज्यादा आप इन चीजों में जा रहे हो, क्या आप अपनी सोसाइटी को उतना ज्यादा टाइम दे रहे हो? क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ में उतनी बेसिस के ऊपर टाइम दे रहे हो? तो आप अपने दोस्तों को इसलिए टाइम नहीं देते हो कि आप ये कहते हो मैं दोस्तों को क्यों टाइम दूं, मैं तो इतना पैसा कमा सकता हूँ। बिल्कुल ना, ये बात तो सच है। तो जहां पे आपकी सोसाइटी, अब एआई तो आपको पैसा तो दे देगी, क्या एआई आपको इमोशनली सपोर्ट दे सकती है? अब यहाँ पे आपको पता है कि रिसेंटली नो। जो है ये एआई में आई थी, इंस्टाग्राम में एआई आया है, ठीक है। अब लोगों ने उसके यस। साथ में चैट करना स्टार्ट कर दी, वो आपको एज अ फ्रेंड डील करने लग गया कि उसने ह्यूमन फिगर को साइड पे कर दिया, और वह चाहता है कि तुम मुझसे ही बात करो, वो तुम्हारे सवालों के मुताबिक तुम्हें जवाब देता है। आपकी फिर इमोशनली तौर पे बाउंडिंग कहाँ पे होगी? आप तो फिर टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ रहे मैम हो। उसके अलावा टेक्नोलॉजी का एक सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान की जो क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी थी ना, वो भी खत्म होती जा रही है। बस आप एक क्लिक के ऊपर जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। हाँ, आप तलाश नहीं करते हैं, अब ये सारी तलाश तो आपकी किताबों तलाश से नहीं ही करते। आएगी ना। मैं एक आर्टिकल को पढ़ने के लिए कभी एआई, मैंने जितनी भी ये सारी लिखती हूँ स्ट्रेटजीज होती हैं, ये या तो मैं किताबों को ढूंढ ढूंढ के लिख रही होती हूँ, जो मेरी वीडियोस बनती है मैं सारा गूगल जो है वो छाटती हूँ, 25 आर्टिकल्स कहीं पे जाके मैं पढ़ती हूँ, फिर कहीं जाके मैं एक वीडियो बनाती हूँ। मैं एआई नहीं हूँ, वेरी अप्रिशिएट। क्योंकि मैं जानती लेकिन हूँ। मैम हम तो स्टूडेंट्स हैं, हम तो करते हैं एआई को अच्छे तरीके से यूज करते हैं। एआई को यूज करना चाहिए। एआई आप, अच्छा, आपको ना एक एक रिसर्च होती है क्यूरियोसिटी, आपने कहा कि वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई है। अब मैं गूगल के ऊपर जाऊंगी ना, इस यानी कि मैंने आज की प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मैंने एटलीस्ट 30 आर्टिकल्स पढ़ के मैं आई हूँ। मैंने ये देखा कि इस्लाम में इसका वेरी गुड। ओवर थिंकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव थिंकिंग कौन सी है, बैड थिंकिंग कौन सी है, मैंने उसके कितनी ज्यादा एक्सेसिवली थिंक करना चाहिए, कितने परसेंट लोग जो है वो सोचते हैं, इट्स अ रेगुलरली बेस्ड के ऊपर। अब ये चीजें मुझे एआई ने तो नहीं बतानी थी। बिल्कुल नहीं बताना। एआई तो मेरे पास एक कंक्लूजन बेस, उसने मुझे आंसर देना था। ओके मैम, अब कोशिश किया करेंगे कि हम भी आर्टिकल्स पढ़ा करें। अब नेक्स्ट मीटिंग में बाकी हम लोग क्या कहते हैं आंसर क्वेश्चंस में अभी पढ़ती हूँ। आपने सेम अस्सलाम मीटिंग के वालेकुम मैम। साथ। हाँ, एक छोटा पूछिए सा क्वेश्चन था मेरा ना। पूछिए पूछिए। वरना मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब बंदा डिप्रेशन में, और ये बंदा थेरेपी वगैरह ले और इसके अलावा बंदा अपनी लाइफ रूटीन चेंज करे, तो इंसान को हीलिंग साइन है जो वो किस तरह फील होंगे? मतलब कि होता है ऐसे है कि कुछ दिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं पहले कुछ ज्यादा लेटा रहता था, तकरीबन 2-3 मंथ लेटा रहा था। अब मैंने सेशन लिए हैं और वैसे ही एक दिन में किसी वक्त ठीक हो रहा हूँ। मगर ये इस तरह हो रहा है मेरे साथ भी, कैसे इंसान को पता चलेगा कि मैं अब ठीक ठीक हो रहा हूँ? और इसके अलावा ये सोच रहती है, बार बार आती है कि मैं फिर ना वैसे